हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम देखने वाले हैं आदर्शवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज आदर्शवाद टॉपिक देखेंगे। तो ये टॉपिक हमने आज क्यों लिया है, क्योंकि हम बीएड की सीरीज कर रहे थे जिसमें कि डे 1 मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें कि हमने शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हम डे 2 देखने वाले हैं। तो जो हम क्वेश्चंस ले गए या टॉपिक ले रहे हैं उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के, एक वीडियो बना के अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने सभी तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन तैयार किया था सेम टॉपिक का। ठीक है, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने डे बाय डे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिया था तो फर्स्ट डे में करवाया है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन लिया है वो सेकंड डे में कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने पहले डे 1 बना दिया था लेकिन डे 2 की क्लास में नहीं दे पाई। ये देने में काफी ज्यादा लेट हो गया, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊं। उसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं वो जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएं, देन हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते गए। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपसे इस क्वेश्चन पे भी बात करूंगी कि एग्जाम कब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे ये भी काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एंड में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आदर्शवाद के सिद्धांत और विशेषताएं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है आदर्शवाद के सिद्धांत और विशेषताएं। ठीक है, आदर्शवाद की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, बट मैं आप लोगों को ये स्टार्ट करने से पहले थोड़े से शब्दों में ही समझा देती हूँ कि आदर्शवाद क्या होता है। ठीक है, तो आदर्शवाद देखिए क्या होता है। आदर्शवाद एक प्रकार की मान्यता है। ठीक है, जिस तरीके से अलग अलग मान्यताएं होती हैं, यहाँ पे भी हमें कई सारी मान्यताएं देखने के लिए मिलेगी, जैसे मानवतावाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। इस तरीके के अलग अलग वाद हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग जो लेखक रहे हैं, जो रिसर्चर रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग वाद को समर्थन दिया है। ठीक है, तो हमें अलग अलग जो हमारे समर्थक रहे हैं उनकी डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी, उनके विचार देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आया है आदर्शवाद। तो देखिए आदर्शवाद सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये एक मान्यता है जो मानती है कि ईश्वर होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ईश्वर के होने ना होने पर या हमारे होने पर, हमारे अस्तित्व पर बहुत से सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुलझी हुई नहीं है, लोगों के अलग अलग विचार हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति में वास करते हैं, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर कण कण में वास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी हमारी मान्यताएं हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन मान्यताओं में से एक मान्यता है आदर्शवाद। आदर्शवाद में वह व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, ये सब किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ये सब ईश्वर की देन है। यानी कि सरल शब्दों में कहूं तो जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी चीजें हमारे पास हैं, वो क्या है? वो ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी और हिंदी में प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि प्लेटो ने दो तरीके के जगत माने हैं, एक वस्तु जगत और एक जीव जगत। जीव जगत वह है जो हमने बना, हम जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पे ये जो प्रकृति है। ठीक है, और वस्तु जगत वह जगत है जो कि हमारी कल्पना है। कहने का मतलब है कि ईश्वर की कल्पना, पहले ईश्वर ने कल्पना की और उसके बाद उस कल्पना को एक वास्तविक रूप दिया जो कि हमारा अर्थ है, जो कि हम है। ठीक है, तो आदर्शवाद में वह व्यक्ति आएंगे, वह लोग आएंगे जो सरल शब्दों में कहा जाए तो ईश्वर को मानते हैं। वह ये मानते हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है, इस पृथ्वी पे जो भी होता है वो सब ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। जीवन है वो ईश्वर द्वारा दिया जाता है, मृत्यु है वो ईश्वर द्वारा दी जाती है। ठीक है, कोई भी चीज है वो ईश्वर के बिना नहीं हो सकती। जो कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, वो इसी मान्यता के मानने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम आदर्शवाद के सिद्धांत और विशेषताएं। ठीक है,
अब देखिए, सिद्धांत और विशेषताओं में मैं आपको बताऊं, हमें ये अलग अलग भी देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कहीं कहीं पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रिंसिपल्स और फीचर्स अलग अलग भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपका शॉर्ट से शॉर्ट करवा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम करने में दिक्कत ना हो, आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर ये जो आपके टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है, इसमें मैंने आपके प्रिंसिपल्स और फीचर्स दोनों को इंक्लूड कर दिया है। कहने का मतलब है आदर्शवाद के सिद्धांत और विशेषताएं, ये वो सामान्य सिद्धांत और विशेषताएं हैं जो कि आप दोनों में ही लिख के आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप विशेषताओं में इसे लिखेंगे तब भी गलत नहीं, और अगर आप इसे सिद्धांत में लिखेंगे तब भी गलत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, और सीधा सीधा याद करना है और अपने एग्जाम में इसे करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो विशेषता है या हमारा जो आदर्शवाद का सिद्धांत है वह है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मांड जो है ईश्वर निर्मित है, यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स जो है वो किसने बनाया है, वो हमारे ईश्वर ने बनाया है। तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता है जो अनादि और अनंत है तथा स्वरूप आध्यात्मिक है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर की है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। तो देखिए, आदर्शवादी जो भी आदर्शवाद को मानने वाले हैं, विचारक हैं, ठीक है, वो किसमें आ गए, आदर्शवादी में, ठीक है। तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता है, यानी कि इस ब्रह्मांड को कोई ऐसा है जो अपनी सत्ता चला रहा है, यानी कि इस ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, और जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका ना कभी अंत हुआ है, ना कभी अंत होगा, और ना कभी उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तथा उसका स्वरूप कैसा है, आध्यात्मिक है, यानी कि हम उसे आध्यात्म से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता किसकी है, ईश्वर की है। किसकी सत्ता है, ये ईश्वर की है। तो आदर्शवाद को ईश्वर की सत्ता किसने माना है, प्लेटो ने माना है। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, आप ये चीज लिख के भी आ सकते हैं, मेंशन भी करके आ सकते हैं कि प्लेटो ने आदर्शवाद को ईश्वर की सत्ता माना है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करने का अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो का मानना था कि दो तरीके के जगत होते हैं, एक जीव जगत हो गया, एक वस्तु जगत हो गया, ठीक है। जीव जगत वह है जिसमें हम हैं, जो कि वास्तविकता है, और वस्तु जगत वह है जो कि काल्पनिकता है, ठीक है। तो ईश्वर ने पहले विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना की। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको सामान्य तौर पे समझाऊं तो एक एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलता है, वो है मेज का, टेबल का, ठीक है। अगर एक बढ़ई है, ठीक है, वो टेबल बनाएगा तो सबसे पहले वो टेबल तो नहीं बना देगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक स्केच तैयार करेगा। स्केच तैयार करने से पहले भी वो एक काम करेगा। क्या काम करेगा, सबसे पहले उस स्केच को वो अपने दिमाग में तैयार करेगा। वो सोचेगा कि मुझे उस मेज को कैसे तैयार करना है, उसमें कितनी ड्रॉर्स बनानी है, किस तरीके से उसकी ऊंचाई रखनी है, कितने पाए बनाने हैं, किस तरीके से उसका मॉडल तैयार करना है। देन वो क्या करेगा, उसे कागज पे उतारेगा, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसे वास्तविक रूप देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ईश्वर ने क्या करा, सबसे पहले अपने दिमाग में एक रचना बनाई कि मुझे इस तरीके से ब्रह्मांड बनाना है, उसमें तारे बनाने हैं, उसमें ग्रह बनाने हैं, उसमें प्लैनेट बनाने हैं, सूरज बनाना है। इस तरीके से उन्होंने एक कल्पना की और उसके बाद क्या किया, इसे एक वास्तविक रूप दिया, ठीक है। तो प्लेटो की दृष्टि में क्या है कि यह सत्ता किसकी है, ईश्वर की है, और जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है, यानी ईश्वर क्या है, विचारों की सहायता से ही यह सृष्टि बनाता है। सेकंड आता है हमारा, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, ठीक है। भौतिक जगत कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है, जो हमारा जगत है, ठीक है, जहां हम रहते हैं। और आध्यात्मिक जगत कौन सा हो गया, आध्यात्मिक जगत हो गया वह जगत जहां पे ईश्वर वास करते हैं, जहां पे ईश्वर रहते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगत, विचार जगत और वस्तु जगत, विचार जगत कहिए या जीव जगत कहिए, एक ही है, ठीक है। तो प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगत यानी विचार जगत और वस्तु जगत में बांटा है। उनके अनुसार विचार जगत सत्य है क्योंकि विचार नित्य और आप परिवर्तनशील है। देखिए,
विचार जगत और वस्तु जगत। यहाँ पे देखिए विचार जगत में कौन सा आ गया, विचार जगत आ गया वह जगत जो कि हमारे सोच में है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सोच हो गई और एक उसे वास्तविकता में लाना हो गया, ठीक है। तो विचार जगत को जब सोचा, मतलब ईश्वर ने जो सोचा वो आ गया हमारा विचार जगत में, और जो हमारी पृथ्वी है वो आ गई हमारी वस्तु जगत में, यानी कि जो भी हमारे मटेरियल है वो आ गए हमारे वस्तु जगत में, ठीक है। अब यहाँ पर विचार जगत को प्लेटो ने सत्य माना है। विचार जगत को प्लेटो ने सत्य क्यों माना है, क्योंकि देखिए विचार जगत जो है वो काल्पनिकता, मतलब एक तरीके से क्या है, वहां पे सब कुछ सत्य है, वो क्या है अपने आप से परिवर्तनशील है, यानी कि आपके दिमाग में जो भी ख्याल आएगा, जो भी चीजें हैं आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और वो लगातार परिवर्तित होते रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच कभी भी एक जगह नहीं रुकती। आपने एक मॉडल तैयार किया, देन आपके दिमाग में फिर कुछ नया आएगा, फिर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे, फिर आप कुछ नया निकालेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, कोई भी चीज आती है, वो चीज पहले वैसी नहीं होती, जैसे कि समय के साथ चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है सबसे पहली वॉशिंग मशीन है वो ऐसी नहीं थी जैसे कि आज हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या हुआ, कई बार इसमें संशोधन किया गया, कई बार इसमें चेंजेस किए गए, कई नए तरीके से इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, देन आज हमें जो वॉशिंग मशीन मिली है वो क्या वैसी ही है जैसे सबसे पहली थी, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से और भी जो सबसे पहली चीजें थी, जैसे सबसे पहला जो डिजिटल कैमरा था या पहला मोबाइल फोन था, वो क्या वैसा ही था जैसा कि आज है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो समय के साथ चीजें परिवर्तनशील होती रहती है, हमारा दिमाग परिवर्तनशील विचार लाता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा विचार जगत है वो सत्य है, ठीक है, क्योंकि उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि वस्तु जगत में ये परिवर्तन बहुत ही धीमी रफ्तार से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो देखिए आत्मा क्या होती है, अनादि और अनंत होती है। कहने का मतलब है कि आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता है ना, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। इसे इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, ठीक है। इसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते, यानी कि हम अपने सेंसेस से इसे नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, बुद्धि की जरूरत होगी, हमें बुद्धि के द्वारा इसे समझना होगा। परमात्मा और आत्मा का संबंध भी इसी आदर्शवादी एकमत नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा से आती है और परमात्मा में ही मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा जो है वो भटकती रहती है, परमात्मा में नहीं मिलती। कुछ ही आत्माएं होती हैं जो कि परमात्मा में लीन हो पाती हैं, ठीक है। अधिकतर आदर्शवादी परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा मानते हैं। तो देखिए ज्यादातर आदर्शवादी क्या मानते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, यानी कि परमात्मा के अंदर से ही सभी आत्माएं निकली हैं, हम हैं आप हैं, ये सभी क्या है, ईश्वर के अंदर से निकली हुई एक आत्मा है। और हमारा जब शरीर नष्ट होगा तो हमारी जो आत्मा है वो कहाँ चली जाएगी, वो परमात्मा में जाकर लीन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि द्वारा समझने का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है उसे अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें अपने सेंसेस की मदद नहीं लेनी होगी, मतलब हम सेंसेस से नहीं समझ सकते, हम बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं। बुद्धि द्वारा समझने का मतलब है हमें एकांत में जाके क्या करना होगा, मेडिटेशन अगर आप करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तब आप कहीं जाकर ये समझ पाएंगे कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, या अध्यात्म से आप जुड़ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो साधु महात्मा होते हैं जो कि सालों सालों तपस्या करते रहते हैं, या तो आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो साधु महात्मा होते हैं वो क्या कर लेते हैं, आध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो आध्यात्म को कैसे प्राप्त कर लेते हैं, वो एक बहुत लंबी तपस्या में लगे रहते हैं, बहुत लंबे मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उन्हें बहुत से ज्ञान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में जो भी प्रश्न होते हैं उनको उन्हें कहीं ना कहीं उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर इस दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन कहाँ है, कब मिलेगा, जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारा दिमाग शांत होगा और हम उस प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करते रहेंगे, तो हमें एक ना एक समय पे उसका उत्तर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य का विकास उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने इस तरीके के टॉपिक लिए हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये अंदर के ये सभी समरी याद नहीं रहती है, तब भी आपको अगर हेडिंग याद है तो आप हेडिंग को भी लिख के आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको शॉर्ट में आता है आंसर तो आपको ये अंदर इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें भी हेडिंग्स को याद करके लिख के आ सकते हैं। बाकी आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको अंदर की समरी फिल करने में खुद ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है।
मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य का जो विकास होता है वो किस पे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों पर निर्भर करता है। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप दो प्रकार का होता है। कैसा? भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक ज्ञान की प्राप्ति वह अपनी भौतिक शक्तियों यानी इंद्रियों के द्वारा तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आध्यात्मिक शक्ति यानी आत्मा के द्वारा करता है। इस प्रकार उसका भौतिक विकास उसकी भौतिक शक्तियों के द्वारा एवं आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा होता है। तो कोई भी मनुष्य है, ठीक है, वो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। भौतिक शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कि आपने अपने सेंसेस का यूज किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। जैसे कि होता है कि हम समाज में रहते हैं, हमारे सेंसेस का यूज करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। इसी चीजों से क्या होता है, हमारे ज्ञान का अर्जन होता है। ठीक है, दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान, यानी कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और अध्यात्म से जुड़ के बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि ये पृथ्वी कैसे बनी, मनुष्य कैसे बना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्यों है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें मृत्यु कब मिलेगी और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। इस तरीके के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढते हैं तो वो हम किससे जुड़ जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब यहाँ पे देखिए, मनुष्य के पास भौतिक शक्ति होने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति होती है। जैसा कि मैं आप सभी को पता है कि हमारे पास भौतिक शक्ति तो है जो कि हमें दिखती है। ठीक है, ये अभी आपको सबको दिख रही होगी भौतिक शक्ति जो अभी आपके पास है, सेंसेस की पावर। ठीक है, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। लेकिन क्या होता है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता। हमारे पास जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे हम पहचान नहीं पाते। प्रत्येक मनुष्य उसे नहीं पहचान सकता। ठीक है, तो उसे पहचानने के लिए क्या करना होता है, आपको आध्यात्म से जुड़ना होता है। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को जान पाएंगे। ठीक है, जो सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म को जन्म देती है एवं उनका विकास करने में सहायक होती है। देखिए, जो हमारी भौतिक शक्ति होती है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये सब मिलकर क्या करती हैं, हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, नीति और धर्म को जन्म देती हैं, साथ साथ ही उनका विकास करती हैं, जिनसे मनुष्य को भौतिक जीवन का सुख प्राप्त होता है एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार होता है। देखिए, हमारी जो सभ्यता होती है, हमारी जो संस्कृति होती है, हमारा जो धर्म होता है, वो किससे जोड़ता है, हमें आध्यात्म से जोड़ता है, जिससे क्या है, हमें शांति प्राप्त होती है, एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी तरीके की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एक धर्म से कनेक्ट किया गया है, तो हमारे पास क्या है, एक आध्यात्मिक किताबें भी हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें भी हैं। उससे क्या होगा, हम आध्यात्म का ज्ञान ले पाएंगे। जब हम उन्हें पुस्तकों को पढ़ते हैं, हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, हमें बहुत ही शांति प्राप्त होती है। इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा कि आप कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन आपने अगर कहीं भजन सुन लिया, आप थोड़ी देर कहीं मंदिर में बैठ गए, शांत हो गए, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही, आपके दिमाग को रिलैक्स फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेंशन होती है, कहीं ना कहीं आप उसे कुछ समय के लिए उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो आध्यात्मिक वातावरण है वो क्या होता है, वो हमारे धर्म से ही तैयार होता है, क्योंकि कोई भी धर्म है उसका एक आध्यात्मिक स्थान जरूर है। ठीक है, चाहे वह मुस्लिम धर्म है, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म हम ले लें, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं एक ना एक प्लेस जरूर मिलेगा जहां पे आप अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति है। तो देखिए, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, आत्मानुभूति या ईश्वर प्राप्ति। कहने का मतलब है, सरल शब्दों में हम कहें तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाना और फिर इस जीवन और मृत्यु के चक्र से वह तार हो जाना, यानी कि वो ना तो फिर जन्म लेगी और ना उसे फिर मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है, तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम उद्देश्य है आत्मानुभूति यानी ईश्वर प्राप्ति, परम सत्य अथवा परम आनंद की प्राप्ति। यह सभी एक ही चीज है। सरल शब्दों में कहूं तो मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, इसके लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है।
आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। तो अगर हमें किसी भी आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त करना है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम को अगर हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें नैतिक आचरण की आवश्यकता होगी। नैतिक आचरण का अर्थ है, आपने बचपन में नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि दूसरों का बुरा मत करो, ठीक है। और बहुत सी हमें कहावतें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि झूठ का समय लंबा नहीं होता, ठीक है। इस तरीके की हमें बहुत सी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। हमें अपने नैतिकता का पालन करना होता है, किसी के साथ गलत नहीं करना होता, ठीक है। अगर कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है तो उसे माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि जीवन में रुका नहीं जाता। इस तरह से क्या होगा, आप अगर अपने नैतिक आचरण को फॉलो करते हैं, उससे क्या होगा, आप आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त कर पाएंगे। और आध्यात्मिक मूल्य अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। कहने का मतलब है, अपने मन में कोई भी भेद, द्वेष, कोई भी झगड़ा, किसी से गिला शिकवा कुछ मत रखिए। अपने मन को खाली कर दीजिए, अपने मन को शांत कर दीजिए, तब आप कहीं जाके आध्यात्म से जुड़ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी करवाया है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही ये करवाए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, या वीडियो को रोक के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव। देखिए, आदर्शवाद जो है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि हमारे लिए क्या जरूरी है आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं, यानी कि हम टीचर बनने जा रहे हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन। और एजुकेशन में आइडियलिज्म का होना है, यानी कि आइडियलिज्म को एजुकेशन में जोड़ा गया है, तो आइडियलिज्म ने कहीं ना कहीं इफेक्ट डाले होंगे एजुकेशन पे। तो आइडियलिज्म ने जो भी इफेक्ट एजुकेशन पे डाले हैं वो हमें पता होने चाहिए, उसके प्लस पॉइंट भी पता होने चाहिए, उसके माइनस पॉइंट भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में देखिए, आदर्शवाद साहित्य, दर्शन, इतिहास और कलाओं से भरपूर पाठ्यक्रम पर जोर देता है। यानी कि आदर्शवाद का कहना है कि हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य, दर्शन, इतिहास और कलाएं सभी चीजें होनी चाहिए, यानी सभी चीजों का समावेश होना चाहिए। ऐसे विषय जो आलोचनात्मक सोच, नैतिक विकास और सौंदर्य और सत्य की प्रशंसा को विकसित करते हैं। रटने को अवधारणाओं की समझ और अनुप्रयोग से कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आदर्शवाद को मानने वाले हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि ऐसे विषय जिनमें आलोचनात्मक सोच, यानी कि जिसमें जिन विषयों में आलोचना की जाए, जैसे कि साहित्य है, इतिहास है, दर्शन है, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो भी विचार किसी विचारक ने दिए हैं उन विचारों पे हमें सोचना होता है, उन पे हमें अपने कोई ना कोई विचार रखने होते हैं। कहीं ना कहीं हमें उनकी जो दृष्टिकोण है उसे सही या गलत साबित करना होता है, ठीक है। तो ये हो गई आलोचनात्मक सोच। नैतिक विकास, ठीक है, तो हम अगर इन्हें पढ़ेंगे तो हमारे नैतिक विकास भी होगा, ठीक है। उसके अलावा सौंदर्य और सत्य की प्रशंसा। सौंदर्य और सत्य की प्रशंसा का मतलब है, जैसे हम कलाओं की अगर बात करें तो हमें अपने कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, सौंदर्य को जानने का मौका मिलेगा, और सत्य की प्रशंसा यानी सत्य देखने का मौका मिलेगा। सत्य का आ गया यहाँ पे, देखिए, साहित्य है, दर्शन है या इतिहास है, कोई भी सत्य से अलग नहीं है। जो भी हमारा हुआ है कुछ भी काल्पनिक नहीं है, यहाँ पे वही सत्य यहाँ पे हमें जानने के लिए मिलता है। उसके अलावा आदर्शवाद जो है रटने की अवधारणाओं को और अनुप्रयोग को से कम महत्व देता है। यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या है, ये जो चीजें हैं जैसे साहित्य है, दर्शन है, इतिहास है, कलाएं हैं, इन चीजों को हमें रटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अनुप्रयोग, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने से ज्यादा वह हमें याद करने या रटने पे या अवधारणाओं को समझने पे ज्यादा महत्व देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखित है, आपको बहुत सारी अवधारणाएं याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको रटनी पड़ेंगी, एज इट इज याद की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे रटने का मतलब ये नहीं है कि रटना है कि पढ़ा और भूल गए, यहाँ रटने का मतलब है आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होगी। तो यहाँ पे याद करने का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है प्रैक्टिकल के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइंस
पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, हम याद नहीं करते, हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करके सीखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे और आप उसे लिखाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल करके क्या होगा, आपको हाथों हाथ क्या मिलेगा कि हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा होता है, और अगर हम यहाँ पे ये गलती कर दें तो इसका नतीजा ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आदर्शवाद से संबंधित किसी भी विषय की, साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला जैसी विषयों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में देखिए क्या आता है, आलोचनात्मक सोच। शिक्षण विधियों में देखिए आलोचनात्मक सोच और आत्म खोज को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआती विधियों जैसे कि प्रश्नोत्तर, चर्चा, संवाद को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है, छात्रों को केवल व्याख्यान देने के बजाय समझ की ओर मार्गदर्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण विधियों में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, प्रश्नोत्तर, चर्चा और संवाद। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपसे प्रश्न भी पूछेंगे कि मैंने जो पढ़ाया ये आपकी कितनी समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा चर्चा, चर्चा का विषय क्या हो गया कि मैंने एक टॉपिक दिया, मैंने आज आपको पढ़ाया था, देन नेक्स्ट डे मैंने आपको एक टॉपिक दिया, उन्हीं में से उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक लिया और वो दिया और आपसे पूछा कि आप इस पे क्या विचार रखते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी सही या गलत विचार हैं उन पर हमने चर्चा की, ठीक है। उसके अलावा संवाद, संवाद में क्या होता है कि कुछ एक टॉपिक पे कुछ बातें मैं कहूंगी, कुछ बातें सामने से मैं स्टूडेंट से पूछूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का उस बात पर विचार करना, ठीक है, संवाद करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि छात्रों को केवल व्याख्यान देने के बजाय, यानी कि सिर्फ यहाँ पे जो आदर्शवादी हैं वो ये नहीं मानते कि एक तरफ से सिर्फ खड़ा हो टीचर और सिर्फ वो अपना व्याख्यान देता रहे, वो सिर्फ सुनाता रहे और स्टूडेंट बैठे सुनते रहे, उसके बजाय वो क्या कहता है, समझ की ओर मार्गदर्शन करता है। कहने का मतलब है कि हम जब आपको पढ़ा रहे हैं, हम जब आपको व्याख्यान दे रहे हैं, जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपकी भी समझ में कुछ आना चाहिए, और आपकी समझ में कितना आ रहा है इसके लिए हमें बीच बीच में परीक्षण करने होंगे, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा कि आप कितना समझ पाए, और अगर आप सही नहीं समझ पाए हैं तो हमारा फर्ज है कि आपको दोबारा से समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिक्षक की भूमिका। अब देखिए आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति होता है जो छात्रों को बौद्धिक और नैतिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो शिक्षक जो होता है एक आदर्श व्यक्ति होता है और वह क्या कार्य करता है कि छात्रों को बौद्धिक यानी कि उनकी बुद्धि को और नैतिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करता है, प्रेरित करता है। उनके व्यक्तित्व और चरित्र सीखने के माहौल को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को और उनके सीखने के माहौल को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब जाहिर सी बात है कि एक टीचर है, ठीक है, वो अपने लाइफ में कैसा है, वो किस तरह से बोलता है, किस तरह से व्यवहार करता है, वो चीजें जब स्टूडेंट देखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी ना किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो किसी को भी अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं, बहुत जल्दी वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इन जैसा व्यवहार करना है, और वो जिससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं वो उन जैसा व्यवहार बहुत जल्द करने लगते हैं, ठीक है। तो शिक्षक को क्या है, बहुत ही सभ्यता के साथ रहना होता है, ठीक है, आदर्श के साथ रहना होता है। तो उसका जितना अच्छा व्यक्तित्व होगा उतना अच्छा प्रभाव किस पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, ठीक है, उतना अच्छा प्रभाव छात्रों पे पड़ेगा। जितना अच्छा आपका चरित्र होगा उतना ही अच्छा चरित्र आप स्टूडेंट्स में विकसित कर पाओगे। जाहिर सी बात है कि अगर आपका खुद ही चरित्र अच्छा नहीं तो आप किस तरह से एक विद्यार्थी को उसके चरित्र को अच्छा करने के लिए कह पाओगे, किस तरीके से उसे समझा पाओगे। जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपको देख के 4 विद्यार्थियों का चरित्र खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, आप उन्हें समझा पाओगे, आप उन्हें उदाहरण के तौर पे खुद को दिखा पाओगे कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या हमें अपने जीवन की राह को इसी तरह से चुनना चाहिए, ठीक है। सीखने के माहौल को, सीखने का माहौल क्या है, एक तरीके से एक कक्षा में, ठीक है, एक जीवन में सीखने का माहौल किस तरीके से तैयार किया जाता है, वह कार्य कौन करता है, एक शिक्षक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आदर्शवाद ने क्या कहा, शिक्षा को प्रभावित किया है। आगे देखिए सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में सीखने को आत्मखोज और चरित्र के विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है।
देखिए, आत्मखोज यानी कि सीखने से मतलब है आत्मा को खोज करना या फिर चरित्र का विकास करना। इन दो के रूप में भी हम क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं। रटने के बजाय मौलिक सिद्धांतों को समझने पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे रटने की जगह क्या कहा गया है कि मौलिक सिद्धांतों को समझे। कहने का मतलब है कि जो भी सिद्धांत, अगर हमें नैतिकता को समझना है ना, नैतिकता में तो देखिए नैतिक शिक्षा आपने पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा कि नैतिक विचार कुछ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नैतिक सिद्धांतों को समझना है, नैतिक सिद्धांतों पे चलना है, तो हमें क्या होगा, मौलिक सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। मौलिक सिद्धांतों को समझने का मतलब है किसी भी कह देना नहीं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ये करना होगा कि हम झूठ ना बोलें, ठीक है। हमें यह समझना होगा कि कहां पर झूठ बोलना सही है और कहां पर गलत, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ झूठ नहीं होता। तो ये कहां बोला गया है, आपको इन दोनों चीजों के डिफरेंस को समझना होगा और उसके बाद अपने बोलों को ध्यान में रखते हुए तब कोई बात निकालनी होगी और ये बताना होगा कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात, मतलब कहां पर झूठ बोलना सही है और कहां पर झूठ बोलना सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन ज्ञान की समझ और अनुप्रयोग, आलोचनात्मक सोच, क्षमताओं और नैतिक विकास पर केंद्रित है, जिसमें अक्सर निबंध, चर्चा और परियोजनाएं शामिल होती हैं। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी का, अगर किसी छात्र का, किसी व्यक्ति का आपको मूल्यांकन करना है तो आप क्या करेंगे, निबंध, चर्चा या परियोजनाएं अगर आप निकालते हैं, उनमें उन्हें शामिल करते हैं, तो इससे आपको क्या है, उनके ज्ञान की समझ का पता चलेगा, अनुप्रयोग का पता चलेगा, आलोचनात्मक सोच का पता चलेगा, उनकी क्षमताओं का पता चलेगा, साथ ही साथ उनके नैतिक विकास का भी पता चलेगा। ओवरऑल अगर हम कहें तो किसी व्यक्ति को अगर आपको जानना है, किसी व्यक्ति की सोच को अगर आपको जानना है, तो आप निबंध, चर्चा या परियोजनाओं में उसे शामिल कीजिए और उसके बाद उसमें खुद भी हिस्सा लीजिए, जिससे क्या है, आप उसे जान पाएंगे। अगर निबंध से कैसे जान पाएंगे, अगर हम किसी की निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं, देखिए मैंने एक टॉपिक दिया 10 स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब उस एक टॉपिक पे 10 स्टूडेंट्स अपने अपने विचार लिखेंगे। निबंध में क्या होगा, अपने अपने विचार लिखेंगे। इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे उनकी सोच का पता चलेगा कि वो कितना कैसा सोचते हैं, कौन पॉजिटिव सोचता है, कौन नेगेटिव सोचता है, किस तरीके से वो सोचते हैं, कौन बहुत वास्तविक दुनिया में कहता है, कौन बहुत काल्पनिक दुनिया में कहता है, उन पे कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों से हमें बहुत सी चीजें पता चलेंगी। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, निबंध है। ऐसे ही चर्चा में हमें अलग अलग विचार जानने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही परियोजनाएं करने में भी हमें क्या होगा कि अगर परियोजना में आ गया, जैसे छोटी मोटी रिसर्च आ गई या फिर आप कहिए कि प्रैक्टिकल आ गया, तो इस तरीके के जो काम होते हैं, इन सब में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, जो व्यक्ति है, वो पूरी तरीके से शामिल होगा। तो हमें उनका सोच के बारे में, उनकी नैतिकता के बारे में, जो गुण हमें दिखाई नहीं देते, उन गुणों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये इंग्लिश वाले नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो ली हैं, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा आदर्शवाद की शिक्षण विधियां, ठीक है। टीचिंग मेथड ऑफ आइडियलिज्म। अब आदर्शवाद की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके हमने पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आदर्शवाद वाले जो मानते हैं उन विधियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है। तो बटलर का कथन है, आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त ना मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं। यानी कि बटलर का कहना है कि जो आदर्शवाद को मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी एक विधि के भक्त नहीं है, यानी वो एक विधि को मान्यता नहीं देते, बल्कि वो मानते हैं कि विधियों का निर्माण किया जा सकता है और उन्हें निश्चय किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग विधियों को निर्माण किया जा सकता है, अलग अलग विधियां निकाली जा सकती हैं, ठीक है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हैं, तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सफलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी शिक्षकों द्वारा विभिन्न विधियों को अपनाया गया है। वे किसी एक पद्धति के पूर्ण भक्त नहीं रहे। उदाहरण के लिए सुकरात ने प्रश्न विधि का प्रयोग किया, जबकि प्लेटो ने संवाद विधि का। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया। हीगल ने तर्क विधि का प्रयोग किया और हर्बर्ट ने निर्देशन विधि को अपनाया, ठीक है। तो आदर्शवाद को जो मानने वाले विचारक हैं, उन्होंने क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग विधियों का प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि
अलग अलग विचारक ने अलग अलग विधि के द्वारा ये जानने का प्रयास किया कि जो हमारे छात्र हैं वो कितना समझ पा रहे हैं और उन्हें किस विधि से पढ़ाना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, हर्बर्ट ने निर्देश का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इसका अर्थ है व्यवस्था या दमन न होकर शैक्षिक निर्देश और सहानुभूतिपूर्ण मार्ग प्रदर्शन। हर्बर्ट का मत है, निर्देशन के बिना शिक्षा की मेरी कोई धारणा नहीं है और मैं उसे निर्देश को स्वीकार नहीं करता हूं जो शिक्षित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे उसे नहीं होगा उस। ठीक है, मैं उस निर्देश को स्वीकार नहीं करता हूं जो शिक्षित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्बर्ट का मानना है कि निर्देशन के बिना शिक्षा की धारणा नहीं की जा सकती, यानी कि किसी ना किसी को निर्देशित करना होगा, निर्देश देना होगा। ठीक है, कोई एक व्यवस्था तैयार करनी होगी, उसके बिना शिक्षा की धारणा तैयार नहीं हो सकती, शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। और मैं उस निर्देश को स्वीकार नहीं करता जो कि शिक्षित नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जो भी निर्देश दिया जाए वो ऐसा निर्देश हो जिससे कि शिक्षा भी प्राप्त हो सके। इनके अलावा कुछ आदर्शवादियों ने व्याख्यान और वाद विवाद विधियों को भी अपनाया है। व्याख्यान यानी कि व्याख्या करना और वाद विवाद यानी कि एक तरीके से किसी भी टॉपिक पे बात करना जिसमें कि सामने वाले की बात को काटकर अपना विचार सामने रखा जाए। ठीक है, फॉवेल ने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया। पेस्ट्रोलॉजी ने अभ्यास व आवृत्ति को सबसे उत्तम विधियां माना। फॉवेल का क्या कहना है कि खेल खेल में अगर बच्चे को सिखाया जाए तो ज्यादा याद रह सकता है। वहीं पेस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा कि अभ्यास करके, आवृत्ति करके, मतलब बार बार अभ्यास करके, बार बार पढ़ के, बार बार याद करके क्या किया जा सकता है, चीजों को समझा जा सकता है। तो ये एक उत्तम विधि है। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं आदर्शवादी विधियों का सार है क्रिया और नियमित तथा निर्देशित स्वतंत्रता, यानी कि किसी कार्य को नियमित रूप से निर्देशित करके सीखना, करते रहना। ठीक है, और इसमें मिलने वाली स्वतंत्रता, यानी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको जो भी करना है आप कीजिए, नियमित रूप से आप करते रहिए, निर्देशित रूप से आप करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हमें आदर्शवाद में बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। और अच्छा, आपका हाँ लास्ट में मैं बताने वाली थी कि एग्जाम कब होंगे, ये वाला क्वेश्चन आ रहा था। तो एग्जाम देखिए जो होंगे वो फरवरी लास्ट तक होंगे, क्योंकि मैंने पता किया है अभी भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ओपन है बीएड के। ठीक है, तो 31 जनवरी तक एडमिशन ओपन है। अगर कोई लेना चाहता है तो एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है या किसी का दोस्त है जो कि रह गया है और एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एग्जाम दे पाएंगे, तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और अगर इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 9927832465। ठीक है, इसे मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा आपको जो भी एडमिशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो अभी 31 जनवरी तक एडमिशन हो रहे हैं। अगर किसी ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो उसे भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो एग्जाम होंगे वो फरवरी लास्ट में ही होंगे। अभी आप लोगों के असाइनमेंट सबमिट हो रहे होंगे। ठीक है, सभी के असाइनमेंट सबमिट होने की डेट आई हुई है, तो असाइनमेंट सबमिट कीजिए और बाकी एग्जाम की चिंता मत कीजिए। एग्जाम हो जाएंगे, फरवरी लास्ट तक होंगे, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। 1 मंथ है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और ज़्यादा परेशान मत होइए। और कोई भी अपडेट आती है तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं आपको इन्फॉर्म करते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।